Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 21 मार्च 2026 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हर एक चीज आपको जानने को मिलेगी, एक छोटा सा सेशन, पावरफुल सेशन, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी पढ़ोगे आप सब कुछ एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाला है। एंड इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है वीडियो का अंत, और वो है प्रैक्टिस शीट यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाओगे। पूरा लेक्चर अच्छे से सुना है या नहीं सुना है, आपने क्या सीखा है, आप चीज़ों को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, तो वीडियो के लास्ट में टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना, अपना स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना, जिससे पता चलेगा कौन कौन वीडियो के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड आपकी मेमोरी बूस्ट होती हुई नजर आएगी। क्योंकि एग्जामिनेशन में भी अल्टीमेटली करना क्या है, एमसीक्यू लगाने हैं। अभी आपका ब्रेन लगातार डेली बेसिस पे ट्रेन होता चलेगा, रेगुलर बेसिस पे आप ये कर रहे होंगे तो एग्जामिनेशन में एक छोटा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वही कॉन्फिडेंस बाकी सारे एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतने सही तरीके से आप अपने आंसर्स को, सही आंसर्स को चुन पाओगे। ठीक है, बाकी इस सेशन का पीडीएफ एक, मतलब आप कह सकते हैं शानदार सा पीडीएफ, जिसमें आप लोग हर एक चीज़ बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। भविष्य के लिए छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर दिए गए हर एक आर्टिकल के अंदर, में रिवाइज करना हो तो आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाती हैं हमारे वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। 76,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, ज़रूर से जुड़ जाओ और जाकर अपने इन सभी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बताते चलूंगा कौन सा आर्टिकल किस पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है। ये वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीएससी या दूसरा कोई भी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं, क्योंकि मेजरली यूपीएससी और स्टेट पीएससी के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर या उन एग्जामिनेशंस को देखते हुए कंटेंट को प्रिपेयर किया है। लेकिन फ़ायदा आपको सभी जगह पे प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि ये होलिस्टिक कवरेज है, ए टू जेड हर एक इन्फॉर्मेशन। चलो, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अभी चर्चाओं में आया है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके सामने सोर्स है, वो भी डायरेक्टली सरकारी सोर्स। आप देखते होंगे बहुत सारे जो यूपीएससी टॉपर्स है वो कहते हैं हम ऑल इंडिया रेडियो भी फॉलो करते थे, कुछ आर्टिकल्स हमको मिलते थे काम काम के, डायरेक्ट गवर्नमेंट का डिटेल्स यहाँ पर पब्लिश होती हैं एआईआर पर, पीआईबी के ऊपर में, तो वो सब सोर्सेज यहीं पर मिलेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है, जिसमें बात हो रही है मेघालय गवर्नमेंट ने गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को आने वाले 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो आने वाले 6 महीने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज इट इज रन करने वाला है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, मेघालय के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। अपने आप में ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता क्या है, क्योंकि दोस्तों मेघालय जो है ना, ये आज हमारे संविधान में 6th शेड्यूल का हिस्सा है, ये भी याद रखना है। 6th शेड्यूल में 4 राज्य आते हैं, केवल 4 राज्य, और वो चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय एंड दूसरे वाले एम से मिजोरम। ये 4 स्टेट्स हैं। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये डिस्कशन करना है हमें इस आर्टिकल के थ्रू कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होते हैं। ये सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं। जैसे आप देखोगे होता यह है, गवर्नमेंट चल रही है, सरकार चल रही है, सरकार की अपनी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ वगैरह देखने को मिलती हैं, जिसके थ्रू सरकार के पास में पावर है टैक्स लगाने की, उससे गवर्नमेंट के पास में ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट होता है ना। वैसे ही क्या हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने मांग की थी पहले तो कि भाई हमको हमारा हिस्सा अलग दे दो, हम अपने हिसाब से रहेंगे, अपने लॉज के हिसाब से। थोड़ा बातचीत होता है, कुछ चीज़ें रिजॉल्व की जाती हैं, तो हमने एट द लास्ट यहाँ पर उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक पावर दी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर यह है कि भाई अलग अलग होने की बात मत करो, इसी देश में इसी हिस्से से जुड़ के रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप चाहते थे सेल्फ गवर्निंग पावर, तो ये लो, आपको हम दे रहे हैं ADC, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना। अपने हिसाब से गवर्न करो, अपने हिसाब से यहाँ पर लॉज वगैरह बनाना, तो मतलब एक मिनी गवर्नमेंट का पावर इनको दे दिया गया है। और ये किसके थ्रू दिया गया है? भारतीय संविधान के अंदर 6th शेड्यूल के अंदर में ये पावर दी जाती है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन सी बॉडीज होती हैं? सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, जो खुद को गवर्न करना खुद से ही जानती हैं।
इनको क्यों लाया गया है, क्यों डिज़ाइन किया गया है? स्पेशली जो भी ट्राइबल इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ट्राइबल पीपल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यही चाहते हैं कि हमारे पास में ये पावर होनी चाहिए, हम अपने रीजन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते मतलब देश का कोई लॉ पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट हो, हम अपने हिसाब से रन करना चाहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इनको जगह जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिया गया है। और ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पर्पस क्या है? ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सबसे बड़ी पावर देता है। पावर क्या? कि ये लोग अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं, अपने ज़मीन को लेकर, अपने नियम कस्टम्स को लेकर, अपने जो भी आप कह सकते हैं कि फॉलो किए जा रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, तो उन सब चीज़ों को लेकर अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशन, अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ खुद से गवर्न कर सकते हैं। ये पावर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू इनको मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसे मैं बात कर रहा था छठे स्केड्यूल की, क्योंकि ये एडीसी की पावर मिली कहाँ से? छठे स्केड्यूल के थ्रू। आज दोस्तों सिक्स्थ स्केड्यूल में भारत के अंदर केवल 4 राज्यों में ये ट्राइबल ऑटोनॉमी दी जाती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला असम है, दूसरा मेघालय है, तीसरा त्रिपुरा है और चौथा हमारा मिजोरम है, जैसे मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म याद रखना ATMM। केवल इन्हीं राज्यों के पास में कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को ये पावर दी जाती है एडीसी की, ध्यान में रखिएगा। किसी और दूसरे राज्य को इन चारों के अलावा सिक्स्थ शेड्यूल के तहत ये पावर नहीं दी गई है। ठीक है, तो इन 4 राज्यों में भी दोस्तों आज मेजरली 10 ट्राइबल एरियाज को यहां पे कवर किया गया है। ठीक है, उन 10 ट्राइबल एरियाज में हर एक एरियाज को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, मतलब इनमें जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर दी गई है। तो इन एरियाज में कुछ कुछ एडीसी बनाकर इन 4 राज्यों में दे दिए गए हैं। और ये जो एडीसी होता है, यानी कि इनके डिस्ट्रिक्ट के लिए जो एक काउंसिल ये बनता है, उस काउंसिल में कुछ मेंबर्स होते हैं। तो कंपोजिशन थोड़ा सा याद रखना, ये आपके लिए काम का हो सकता है। तो इन 4 राज्यों के अंदर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो एडीसी की पावर इन्हों मिली है वो छठे शेड्यूल के तहत मिली है। अब ये जो एडीसी बनाते हैं इनमें जो मेंबर्स होते हैं टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 26 तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी कि लोग वहां पर वोटिंग देकर उन 26 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और 4 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करता है उस पर्टिकुलर स्टेट का। ठीक है, उनका राज्यपाल नॉमिनेट करता है 4 मेंबर, तब जाकर एडीसी बनता है। और ये एडीसी फिर क्या करेगा? अपने एरिया के हर एक मैटर को, अपने एरिया का कोई लैंड रिलेटेड मैटर है, कस्टम्स है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको वो आराम से अपने हिसाब से बना सकता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों छठे शेड्यूल का, ये एक कमिटी के बेसिस पर, एक कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर लाया गया था, और वो कमिटी है बोर्दोलोई कमिटी। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ बोर्दोलोई कमिटी किस चीज से रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए कि भाई ये हमारे सिक्स्थ शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है एडीसी के थ्रू, यहां पर इन लोकल पीपल को पावर दी जाती है। इसका टेन्योर क्या है? तो दोस्तों जैसे मान लो ये काउंसिल बना, तो इसका 5 साल का ये पूरा टेन्योर होता है। 5 साल बाद आप कह सकते हैं कि ये जो काउंसिल है दोबारा से रिन्यू किया जाएगा, या इसका जो मेन टेन्योर ही है वो 5 साल का है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिस तारीख से ये बना है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि अगर जरूरत पड़े तो क्या इस काउंसिल को आगे फर्दर बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जो अभी आर्टिकल में आपने पढ़ा मेघालय वाली सिचुएशन में हुआ है, मेघालय में जो ये काउंसिल है इसका नाम है GHADC, गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसको आगे फर्दर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है मेघालय की स्टेट गवर्नमेंट की साइड से, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में। ठीक है, वैसे टेन्योर एडीसी का 5 साल का आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। एंड एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन बना तो दोस्तों यहीं से बनेगा। पूछ सकता है कि बताओ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पावर्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट चीज कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है दोस्तों, ये कानून बना सकता है, नियम बना सकता है अपने एरिया के ज़मीन को लेकर, फॉरेस्ट का यानी इनके आसपास जो जंगल है उसके मैनेजमेंट को लेकर कानून बना सकते हैं, एक्सेप्ट द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी कह देगा क्या जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट पर कानून बना सकता है? तो आप कहोगे नहीं भाई, ये फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करेगा, लेकिन जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, जो स्पेशली गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हैं, जो सरकारी जंगल आपको देखने को मिलेंगे, उसका मैनेजमेंट एडीसी को नहीं दिया गया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इनके पास में और क्या पावर है? ट्रेडिशनल चीफ और हेडमैन्स की अपॉइंटमेंट ये कर सकते हैं। दूसरी जो इनके पास में लेजिस्लेटिव के अलावा अपनी सोसाइटी के जो नियम कानून होते हैं, सोशल और कस्टमरी लॉज की पावर भी इनको दी गई है। जैसे इनके एरिया में मान लो जो प्रॉपर्टी है,
है ना, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, मैरिज और डाइवोर्स को लेकर कानून हो गए, विलेज के कोर्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये खुद से हैंडल कर सकते हैं। तो ये पावर इनको दी जाती है। फिर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी दिए जाते हैं, यानी ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने एरिया में कोई प्राइमरी स्कूल मैनेज करना है, एस्टेब्लिश करना है, वो डिसीजन ले पाएगा। कोई औषधालय यानी जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, डिस्पेंसरीज बनानी है, वो डिसीजन इनके पास में है। मार्केट, रोड, फिशरीज, सब कुछ डिसीजन इनके पास में है। फिर एडीसी के पास में होती है एक रेगुलेटरी पावर। रेगुलेटरी पावर के तहत यहाँ पर क्या होता है कि ये मनी लैंडिंग जो होती है, स्पेशली जो नॉन ट्राइबल्स के थ्रू ट्रेडिंग यहाँ पर की जा रही है इन पर्टिकुलर रीजन में, उन सबको रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कदम उठाने के लिए गवर्नर के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सवाल यह है कि जितने भी काम ये देखने को मिले हैं, यानी ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये ज़मीन को लेकर कानून बना सकता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकता है, एक्सेप्ट द रिजर्व फॉरेस्ट, अपॉइंटमेंट कर सकता है। तो इन सब से पैसा कैसे जनरेट होगा, ये रन कैसे करेंगे अपने पर्टिकुलर एरिया को, क्योंकि गवर्नमेंट पर ये कह रहे हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपने हिसाब से यहाँ पर अपने एरिया को रन करना चाहते हैं। तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोस्तों टैक्सेस को भी कलेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। टैक्सेस को जो ये कलेक्ट करते हैं वो कौन कौन से प्रोविजन के तहत कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशंस, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इनके ऊपर में टैक्स लगा सकते हैं। एनिमल, व्हीकल, बोट, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू मार्केट्स, टोल्स, उसके अलावा टैक्सेस फॉर स्कूल, डिस्पेंसरी, रोड्स, इन सब के थ्रू यहाँ पर टैक्सेस ये इकट्ठा कर सकते हैं। कौन? एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये हम लोगों ने एडीसी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, यानी अपने आज का छठा स्केड्यूल पढ़ लिया है। करंट अफेयर में क्या चल रहा था वो आपने समझा। मेघालय का जो एक जीएचएडीसी है, इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया है इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। उसके साथ साथ करंट अफेयर के साथ एक स्टैटिक पोर्शन आपका यहाँ पर कवर हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पीछे का सिलेबस भी कवर हो रहा है जो आप फर्दर जाकर बुक में पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं? इसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं चाहो तो। एडीसी क्या है, कौन से 4 राज्यों को कवर करता है, 10 ट्राइबल एरियाज में आज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से उनको घोषित करके वहाँ पे काउंसिल बना रखे हैं। एडीसी का कॉम्पोजिशन क्या होता है, टेन्योर इनका 5 साल होता है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड। इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, कस्टमरी पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, रेगुलेटरी पावर, हर एक चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो एट द लास्ट हमको इतना पता चलता है कि एडीसी एक मिनी सेल्फ गवर्नमेंट है, लेकिन फॉर दी ट्राइबल एरियाज ओनली, याद रखना। और ये पावर केवल इन 4 राज्यों में कुछ डिस्ट्रिक्ट में दी गई है। कौन से 4 राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला टॉपिक। अगला आर्टिकल बहुत काम का है भाई, जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 के बारे में। लेकिन इस आर्टिकल पर विस्तार से बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि भाई वीडियो पे लाइक का बटन है, आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं उस लाइक के बटन को। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है, क्या वो पूरा नहीं हो सकता? PDF आपके सामने फ्री है, लेक्चर फ्री है, हर एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन PDF में मिल जाती है। तो इतना सपोर्ट करना है, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस करना है। जितने लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, ध्यान से सेशन सुनते चलना, क्योंकि लास्ट में टेस्ट होना है आप लोगों का। टेस्ट को मत भूलना, टेस्ट अटेम्प्ट कर ही जाना अगर इस सेशन में आए हो तो। ठीक है, चलो एक्सरसाइज सी ड्रैगन की जब बात हो रही है तो पहली चीज़ ये आखिरकार चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी भी इस बार 2026 के एक्सरसाइज सी ड्रैगन के अंदर में पार्टिसिपेट कर रही है, इस वजह से चर्चाओं में। आपसे पता है प्रश्न क्या बनेगा? यह बनेगा कि बताओ एक्सरसाइज सी ड्रैगन है क्या, किस प्रकार का अभ्यास है, कौन से 2 देशों के बीच में होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि ये 2 देशों के बीच में नहीं होता, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में होता है। इसलिए ये जो अभ्यास है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल मतलब इसमें काफी सारी कंट्रीज है जो मिलकर इस अभ्यास को करती हैं। इसमें यूएसए के थ्रू इसको लीड किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा है, जापान भी इसका हिस्सा है, इंडिया भी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब क्वाड कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस पे पैसिफिक ओशन के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। तो एक किस प्रकार का अभ्यास है? फर्स्ट थिंग इज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। लेकिन मल्टीनेशनल में किस प्रकार की अभ्यास? एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब होता है दुश्मन की जो पनडुब्बी समुद्र के अंदर में चलती है उसको किस तरीके से हमें डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके लिए ये जो अभ्यास है दोस्तों इसको कंडक्ट किया जाता है। कंडक्ट कौन करती है? यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी। 2019 से इस अभ्यास की शुरुआत हुई है, हर साल ये होता है। इस बार हो रहा है गुआम वाले रीजन में। गुआम जहां पर यूएसए का बेस है, ये गुआम पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है।
नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपको देखने को मिल जाएगा भारत, ऊपर देखने को मिल जाएगा जापान, यूएसए का प्रेजेंस यहाँ पर है ही। तो इन सब का मेन टारगेट है पैसिफिक ओशन के अंदर में अपनी जो कह सकते हैं प्रेजेंस है इसको बढ़ाना, चाइना के प्रेजेंस को कहीं से भी पैसिफिक ओशन में एंटर ना होने देना। ये मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा इस अभ्यास का। अच्छा मेरे दोस्त, एक बात और याद रखिएगा, ये जो गुआम आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे अमेरिका का एक एयरफोर्स बेस है जिसको बोलते हैं एंडरसन एयरफोर्स बेस। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है क्योंकि यहीं पर यह अभ्यास हो रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम करना, और जो इंडो पैसिफिक नेशन है, यानी ये जो कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी इंडो पैसिफिक रीजन में, इनके बीच में एक कॉपरेशन जरूर से मेंटेन होना चाहिए, जिसको पीछे से लीड कर रहा होगा यूएसए। ये हमारा मेन पर्पज आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया। बाकी जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री होगी उसको एक अवार्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं ड्रैगन बेल्ट। प्रश्न बन सकता है कि बताओ ये जो ड्रैगन बेल्ट अवार्ड है ये किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो ये एक्सरसाइज सी ड्रैगन से रिलेटेड है। और 2026 में, यानी ये जो अभ्यास अभी जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो दोस्तों नंबर फर्स्ट कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी, यूएसए की नेवी, क्योंकि ये क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, दुश्मन की पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करना, उसके लिए प्रिपेयर करना, तो सब देशों की नेवी शामिल होंगी इसमें। कुछ जगह पर आपको एयरफोर्स भी देखने को मिलेंगी। इंडिया की भी नेवी है, यूएसए की भी नेवी है, ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स यहाँ पे शामिल है, जापान का सेल्फ डिफेंस फोर्स है, एंड न्यूजीलैंड की एयरफोर्स है। ये सारे के सारे यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं जो सी ड्रैगन 2026 में आज भाग ले रहे हैं। क्लियर हो गया क्या है अभ्यास, किस तरीके से काम करता है, दैट्स ऑल। इसमें और कुछ आपने नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसमें P8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली निगरानी बनाने के लिए, सर्विलांस के लिए, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए अगला आर्टिकल हमारे लिए इंटरेस्टिंग है और हम बात कर रहे हैं साइंस रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एमसीन या एमिक्सिन। ये न्यूज़ में है, आप देख पाओगे डीडी न्यूज़ के अंदर में टॉपिक कवर हुआ है। अगेन एक गवर्नमेंट डेटा जो बहुत काम का है। तो जो एमिक्सिन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या चीज़ है दोस्त, ये है दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 2D मटेरियल, 2D नैनो मटेरियल इसको कह सकते हैं। और ये 2D नैनो मटेरियल आज बहुत उपयोगी हो सकता है अलग अलग दृष्टिकोण से। तो हुआ ये कि आईआईटी गुवाहाटी के जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक मटेरियल क्रिएट किया जिसका नाम यहाँ पर एमिक्सिन है। और इस मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी तरीके से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड जो खारा पानी होता है ना, जिसको बोलते हैं सैलाइन वाटर, जो समुद्र के अंदर में मिलता है, उस पानी को स्वच्छ करने में भी ये एमिक्सिन हेल्प कर सकता है। इस चीज़ की रिपोर्ट लाई है रिसर्चर्स के थ्रू, रिसर्चर्स आईआईटी गुवाहाटी के हैं, जो अभी इस वजह से ये जो आर्टिकल है यह भी चर्चाओं में बना हुआ है। तो पता है क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए एमिक्सिन क्या है एंड इसके एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि साइंस एंड टेक में जो आर्टिकल्स होते हैं इसके एप्लीकेशन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि भाई बताओ इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ओके, चलो आगे आते हैं। एमिक्सिन के बारे में बात कर रहे थे तो सबसे पहले प्रश्न बनेगा ये है क्या भाई। याद रखो ये एक 2 डायमेंशनल मटेरियल है, नैनो मटेरियल। 2011 में वैसे ऑलरेडी ये डिस्कवर किया गया था, अभी इस पे नई नई रिसर्च की जा रही है। क्योंकि जब 2011 में डिस्कवर हो गया तो आपने ये क्यों बोला, आईआईटी रिसर्चर ने इसके बारे में बताया। देखो एमिक्सिन के नए नए एमर्जिंग सोल्यूशन निकल रहे हैं, यानी 2011 में डिस्कवर तो हो चुका है ये मटेरियल, लेकिन आज इसके उपयोग कहां कहां पे हो सकते हैं, नए नए तरीके यहां पर फाइंड आउट किए जा रहे हैं। तो अभी नया तरीका, 2 तरीका मिला है। एक तो भाई एमिक्सिन से हम हाइड्रोजन को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो एमिक्सिन का हो सकता है वो ये एक फोटो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा फॉर द डिसैलिनेशन प्लांट्स, यानी खारे पानी को स्वच्छ करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एमिक्सिन आता कहां से है, तो दोस्तों ये मटेरियल हमको मिलता है मैक्स फेस से। फोटो दिखाता हूं, ये मान लो एक मैक्स फेस है, इससे मिलता है हमको एमिक्सिन, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अंदर में। इस एमिक्सिन में होता क्या क्या है दोस्तों, इसमें एक कॉम्पोजिशन है ट्रांजिशन मेटल्स का। ट्रांजिशन मेटल जैसे कॉपर आयरन होते हैं, ये मेटल्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन का ग्रुप भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ट्रांजिशन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, सरफेस फंक्शनल ग्रुप्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है ये एमिक्सिन। एमिक्सिन का जो सबसे कॉमन एक प्रकार आता है, एक टाइप आता है, यह है टाइटेनियम कार्बाइड, क्योंकि मैंने बताया इसमें कार्बन, नाइट्रोजन एंड द ट्रांजिशन मेटल्स, ये सब चीज मिलकर यहां पर एमिक्सिन बनता है। तो ये मटेरियल के बारे में याद रखना, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए कि बताओ टाइटेनियम कार्बाइड किस प्रकार का मटेरियल है, किस चीज का टाइप है, तो एमिक्सिन का टाइप है।
अब ये है दोस्तों काम की इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो नोट मेकिंग कर लेना थोड़ी सी कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके मेन यूजेस क्या हैं। तो दोस्तों इस मटेरियल में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इसकी, उसके अलावा इसमें हाई हाइड्रोफिलिसिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये पानी को अट्रैक्ट करता है, वाटर अट्रैक्टिंग नेचर है और पानी में खारेपन को दूर करने में भी हेल्प करेगा। अब यही है इसके यूजेस, ठीक है, कुछ लिखो मत लिखो, याद रखो मत रखो, ये जरूर याद रखना इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। नंबर 1 इज एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज की बात आती है तो प्रश्न बन सकता है क्या एमेक्सिन का इस्तेमाल बैटरीज में हो सकता है? बिल्कुल, इसको आप एज अ लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपर कैपेसिटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा, इसका वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, डीसैलिनेशन के अंदर में, या जो गंदा पानी को साफ करते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा, इसमें फैसिलिटी है सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन की, इंडस्ट्री के अंदर में इसको मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के तौर पे या सेपरेशन प्रोसेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत अहम प्रॉपर्टी इसके पास में देखने को मिल जाती है। एंड द एमर्जिंग एप्लीकेशंस की जब बात आती है, यानी कि वो सारे इंपॉर्टेंट यूजेस जो आज के समय पर धीरे धीरे करके उभर रहे हैं, इसमें आता है पहला हाइड्रोजन प्रोडक्शन, कि भाई ये जो एमेक्सिन है ये हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। एंड हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के साथ साथ आप देख पाओगे डीसैलिनेशन प्लांट के लिए एज अ फोटो कैटलिस्ट काम करता है। डीसैलिनेशन प्लांट्स में स्पेशली वाटर को खारेपन से आप कह सकते हैं दूर करने में भी हेल्प करेगा। ये रिवाइज कर सकते हैं क्या है एमेक्सिन, 2D मटेरियल है, नैनो मटेरियल कहाँ से डिराइव्ड होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मोस्ट कॉमन इसमें मटेरियल क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। चलिए अगला टॉपिक, ये बात करता है फ्लोटिंग लाइडार बॉय सिस्टम के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुआ क्या है, आपके सामने इंडिया टुडे का ये टॉपिक है और इसमें दोस्तों यहां पर बात हो रही है फ्लोटिंग लाइडार बॉय सिस्टम के बारे में। हुआ क्या है, आर्टिकल कहता है कि भाई भारत ने टेस्ट कर लिया है फ्लोटिंग लाइडार बॉय सिस्टम को, ताकि हम वेदर की बेहतर तरीके से फोरकास्टिंग कर सकें। इस लाइडार टेक्नोलॉजी का मेन पर्पज है केवल और केवल ऊपर वेदर जो है, स्पेशली जो हवाएं हैं उसको फोरकास्ट करना, उसके बारे में जानकारी निकालना। तो इसके लिए यहाँ पर इसको अभी कह सकते हैं लॉन्च किया गया है, टेस्ट किया गया है भारत के थ्रू। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। आप देखोगे अभी बाकी न्यूज़पेपर में कवर नहीं हो रहा है, बट आर्टिकल रेलिवेंट है, इसलिए मैंने इसमें अलग अलग सोर्सेज को ऐड किया है ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार से फोमो क्रिएट ना हो, है ना। करंट अफेयर्स को लेकर फोमो ना बने, 2 सेशन में हर एक चीज़ कवर हो जाती है। तो न्यूज़ आपको समझ में आया कि भाई ये जो टेस्ट किया गया है इसको डेवलप करने वाली बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। सक्सेसफुली इन्होंने तमिलनाडु में ऑफ कोस्ट मुतम नाम की जो जगह है यहां पर ये टेस्ट किया है फ्लोटिंग लाइडार को, फ्लोटिंग लाइडार बॉय सिस्टम। ओके, अब ये क्या करेगा, ये एक हाईटेक ओशन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसका मेन पर्पस यह है कि समुद्र के ऊपर जो चल रही हवाएं हैं, विंड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, उनको मेजर करना, बस इतना काम है इसका। प्रश्न बनेगा बताओ फ्लोटिंग लाइडार बॉय सिस्टम रिसेंटली टेस्ट किया है भारत ने, इसका पर्पस क्या है? तो समुद्र के ऊपर विंड सिस्टम जो चल रही है उसको मेजर करना, है ना। क्लियर हो गया, आगे सुनिएगा। तो पर्पस आप समझ गए। अब ये विंड सिस्टम में भी बेसिक तौर पे क्या क्या मेजर करेगा? पहली बात, विंड की स्पीड, भाई जो हवाएं चल रही हैं उसकी स्पीड कितनी है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, और कितनी तेजी से यहां पर मतलब किस हाइट पर जो हवा का रुख है वो बदल रहा है। तो इससे क्या होगा, समुद्र के ऊपर एटमॉस्फेरिक जितनी भी कंडीशंस हैं, समुद्र के ऊपर एटमॉस्फेयर किस तरीके से बर्ताव कर रहा है उसको समझाया जाएगा, उसको समझा जाएगा इस फ्लोटिंग लाइडार टेक्नोलॉजी से। ये लाइडार टेक्नोलॉजी क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा? पहली बात, ये इस पे तैरेगा, मतलब जैसे आपने ऊपर फोटो देखा तो ये लाइडार सिस्टम तैर रहा होगा और इसमें से कुछ नई लेजर पल्सेस निकल रही होंगी, लेजर एमिटोरी होगी, वो ऊपर एटमॉस्फेयर में वो लेजर जाएगी। हवा जो चल रही है, हवा के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, एरोजोल्स है, उनसे वो लेजर टकराएगा, वो सिग्नल वापस से आप कह सकते हैं लाइडार को मिलेगा और जो डेटा वापस से इसने गेन किया है उसी डेटा के बेसिस पे वो हवा की स्पीड को, हवा के डायरेक्शंस को एंड हवा के पैटर्न्स को कह सकते हैं एनालाइज कर सकता है। तो ये इसके अंदर कैपेसिटी है। तो एग्जामिनेशन के लिए आपको ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्लोटिंग लाइडार का मेन पर्पस क्या है। विंड स्पीड, विंड डायरेक्शंस, विंड पैटर्न को एनालाइज करना इसका ये मेन पर्पस है। समुद्र से लगभग 300 मीटर्स की ऊंचाई पर, 300 मीटर्स की ऊंचाई पर आप देख पाओगे ये अच्छी तरीके से क्या कर पाएगा, हर एक चीज़ को मेजर कर पाएगा।
पुराने तरीके में जो डेटा कलेक्शन है वो पुराना तरीका है, बट ये ज़्यादा बेहतर माना गया है, बेटर तरीके से वेदर के प्रोडिक्शंस कर पाएगा, यानी कि वेदर के बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी दे पाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब वेदर के बारे में जानकारी होगी तो मान लो कभी साइक्लोन वगैरह, चक्रवात वगैरह आना होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उनको ट्रैक कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है हमें, भविष्य में मैरीन रिसर्च में हेल्प कर सकती है। और अगर हमें मान लो समुद्र पे कोई विंड मिल्स वगैरह लगाने हैं, एनर्जी जिससे जनरेट करनी है, तो उसकी प्लानिंग में भी हेल्प कर सकता है कि भाई हवा किस गति से चल रही है। ये सारी जानकारी हमको मिलती है इस फ्लोटिंग लाइडार टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस भी आई होप आपको यहां पर क्लियर हो चुके हैं। अब अगेन छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स यहां पर दिए गए हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसको किसने डेवलप किया है एंड व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, इसमें ये क्या मेजर करेगा, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड दी डिफरेंट हाइट्स पर विंड की प्रोफाइल क्या क्या है। ओके, चलो अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री का है। हम यहां पर एक किले के बारे में बात कर रहे हैं, कलिंजर फोर्ट। रिसेंटली न्यूज़ में आया, अभी दूसरे खबरों में या दूसरे अखबारों में कवर नहीं हुआ है। आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है, एंड टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, काम का है, छोटा मोटा आर्टिकल नहीं है। काम का इसलिए है दोस्तों क्योंकि कलिंजर फोर्ट को, इस पूरे एरिया को रिसेंटली नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। किसने? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। 16 मार्च को यह काम किया गया है, तो इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बन चुकी है। आज आपको पता होना चाहिए कलिंजर फोर्ट क्या है, यह किला कहां पर है। ऐसे ढेर सारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, बस खाली उनको लिंक कर दिया जाता है आपके स्टैटिक फैक्ट के साथ में। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो न्यूज़ तो आपको ये क्लियर हो गया, आर्टिकल भी दिखा दिया, ये छोटा सा इसमें सेक्शन में मेंशन भी कर दिया गया है कि जो कलिंजर फोर्ट है इसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, इसके आसपास के एरिया को। किसने? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इसको एक धरोहर मान लिया गया है कि हाँ भाई देश के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट धरोहर स्थल है, जिसको आप सुरक्षा यहां पर देने की बात की जाएगी। ये लोकेशन कहां पर है? तो ये कलिंजर फोर्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। एक कह सकते हैं कि पहाड़ी पे लोकेटेड है। आसपास आप पहाड़ियां देखोगे तो विंध्या माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, और दूसरी तरफ यहां पर केन नदी इस किले के पास में देखने को मिलती है। एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ नदी है। कलिंजर फोर्ट कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा डिस्ट्रिक्ट में। प्लीज इसको याद रखिएगा, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम इस किले के बारे में जब बात करते हैं तो माना जाता है भारत में जितने भी पुराने से पुराने किले देखने को मिले हैं या ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव किले देखने को मिले हैं, उनमें से एक किले ये भी है, कलिंजर फोर्ट। क्यों? क्योंकि इस कलिंजर फोर्ट में इस किले को लेकर बहुत तमाम बैटल्स हुई हैं, युद्ध हुए हैं, एंशिएंट टाइम में, मिडाइवल टाइम में, मॉडर्न पीरियड्स में। तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, मतलब आप कह सकते हैं तीनों पीरियड्स के अंदर में बड़ी बड़ी बैटल्स हुई इसको लेकर। तो कभी किसी के अंडर में आया, कभी किसी के अंडर में आया। एट द लास्ट ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल पाया ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करके। तो ब्रिटिशर्स के अंडर में भी दोस्तों यहां पर ये आ चुका है कलिंजर फोर्ट, याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं यहां पर कलिंजर फोर्ट का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है। ये जो कलिंजर फोर्ट है इसकी एग्जैक्टली शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है दोस्तों गुप्ता पीरियड से। गुप्ता पीरियड की बात करेंगे तो 4th से लेकर 6th सेंचुरी टाइम पीरियड में आप देख पाओगे जो गुप्ता पीरियड है ये मतलब आप कह सकते हैं एस्टेब्लिश होता है, इमर्जिंग पीरियड देखने को मिलता है। तो इस दौरान यहां पर ये जो फोर्ट है ये एग्जिस्ट करता था, इस समय पर ये किला हुआ करता था। अब इसके बाद यहां पर चंडेला डायनेस्टी आती है, तो चंडेला डायनेस्टी का मेन कैपिटल यहां पर ये बन गया था। चंडेला डायनेस्टी ने इस जगह को मिलिट्री सेंटर और रीजनल रिलीजियस सेंटर बना दिया था। फिर मिडाइवल हिस्ट्री में देखोगे तो बड़े बड़े अटैक हुए यहाँ पर। मोहम्मद ऑफ गजनी ने अटैक किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू अटैक किया गया, हुमायूं के थ्रू अटैक किया गया। हालांकि ये सारे के सारे लोग फेल हो गए, ये कोई भी व्यक्ति यहां पर इस किले को कैप्चर नहीं कर पाया। फिर मुगल पीरियड में आप देख पाओगे तब जाकर अकबर के थ्रू यहां पे ये किला कैप्चर किया जाता है 1569 के अंदर में, और ये किला गिफ्ट कर दिया जाता है बीरबल को। बाद में आप देख पाओगे समय और पास होता है क्योंकि मुगल पीरियड भी डिक्लाइन हो गया था, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर ब्रिटिशर्स का रूल हो गया था। तो बाद में आप देख पाओगे जो किला है पहले तो बुंदेल किंग के पास में पहुंचा, फिर यहां पर पन्ना के हरदेव शाह के पास पहुंचा, और एट द लास्ट ब्रिटिश रूल के अंडर में ब्रिटिश रूलर्स का यहां पर यह पार्ट बन चुका था 1812 में, इनके अंडर में यह पूरा किला आ गया था। अब बात आती है कुछ आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल फीचर्स के बारे में। तो इस पूरे किले के आसपास देख पाओगे इसमें मंदिर हैं, मॉस्क हैं, पैलेसेस हैं, स्टेपवेल्स हैं, हर चीज है। इस किले का सबसे अहम जो हिस्सा है दोस्तों वो है नीलकंठ टेम्पल। नीलकंठ टेम्पल इस पूरे किले का सबसे अट्रैक्शन वाला साइट माना जाता है। मतलब कुछ इस प्रकार से नक्काशियां, मूर्तियां यहां पर बनी गई हैं, और ये जो नीलकंठ टेम्पल है अट्रैक्शन साइट बना हुआ है, ये चंडेला रूलर्स के थ्रू यहां पर बनाया गया था। ठीक है, अब यहां पर इसके फीचर देखोगे तो इसमें एक ब्लू स्टोन शिवलिंग भी देखने को मिलेगा।
नीले कलर का जो स्टोन से शिवलिंग है वो बनाया गया है। 18 स्टैचूज हैं जिनकी अलग अलग स्पेशल यूनिक फीचर्स हैं, ये सब बनाया गया है। तो अभी इस किले को, कलिंजर फोर्ट को, रिसेंटली जियो हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। अब नेशनल जियो हेरिटेज साइट, किसी को अगर इस तरीके से एक धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर स्थल अगर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी उस एरिया को एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब उस मॉन्यूमेंट की अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा इस कलिंजा फोर्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके सामने सारी चीजें हैं। हिस्ट्री का टाइमलाइन यहां पर एक छोटा सा मेंशन कर दिया गया, फीचर्स क्या है, और इसी में ही नीलकंठ टेम्पल है जिसको बनाया गया था चंडेला डायनेस्टी के परमआदित्य देव के थ्रू। ठीक है, तो वो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आपकी कलिंजर फोर्ट के बारे में। चलिए आगे आते हैं, अगला न्यूज आर्टिकल। ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, द हिंदू में, सभी जगह पर एक बॉडी चर्चाओं में थी जिसका नाम है USCIRF। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अमेरिका की पर्टिकुलर बॉडी है। ये क्या करती है, हर साल रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट में ये दिखाते हैं कि भाई दुनिया के अंदर में कौन कौन से देश हैं जहां पर लोगों को अपना रिलीजन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हैं ना? तो उस चीज़ की रिपोर्ट देते हैं, और कंट्रीज़ में जहां पर रिलीजन को सही तरीके से लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम हो रही है अपने रिलीजन को परफॉर्म करने में, उन कंट्रीज़ को ये पर्टिकुलर कंसर्न कंट्री में डाल देते हैं कि भाई यहां पर ये चिंता का विषय है। तो हुआ क्या, इन्होंने इंडिया को भी ऐसे ही स्टेटस में डाल दिया। तो इस बार USCIRF, जहां पर आप देख पाओगे हमारे देश के अंदर में हर एक कम्युनिटी सही तरीके से रहती है, तो इंडिया ने इस लेटेस्ट रिपोर्ट को रिजेक्ट भी किया। क्योंकि हुआ क्या, इस रिपोर्ट ने इंडिया के ऊपर में भारत की कुछ अलग अलग एंटिटीज हैं जिसके ऊपर में सैंक्शन लगाने के लिए रिकमेंडेशन दिया। इस USCIRF ने बोला कि भाई भारत की कुछ एंटिटीज के ऊपर में सैंक्शन लगाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि भारत जो है ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, CPC। याद रखना, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ये कॉन्सेप्ट कौन सी बॉडी के थ्रू दिया गया है, तो USCIRF के थ्रू दिया गया है कि भाई इन देश में चिंता है। अब इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया इस रिपोर्ट को। भारत ने बोला कि भाई ये रिपोर्ट मोटिवेटेड है और पूरी तरह से बायस है, तो कहीं से भी इस रिपोर्ट को हम फॉलो नहीं करने वाले। बेकार है ये रिपोर्ट, फेक रिपोर्ट है, क्योंकि ये एक तरफ ही मामला लिखते हैं, दूसरी साइड का मामला नहीं लिखते। ठीक है, अब ये मामला क्या है, USCIRF क्या है, एक इंडिपेंडेंट बाइपर्टिजन US फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है, अमेरिका की सरकार का ये कमीशन है। और ध्यान में रखिएगा, इसको बनाया गया है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, कोर ऑब्जेक्टिव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इस बॉडी का मेन पर्पस है फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम को ग्लोबली मॉनिटर करना। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रिलीजियस फ्रीडम है कि भाई दुनिया भर में सभी जगह पर हर एक धर्म के लिए सारी चीज़ें खुली छूट है या नहीं है, तो ये स्पेशल फोकस करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर में, फ्रीडम ऑफ बिलीफ के ऊपर में। तो USCIRF के मेन फंक्शंस जब आपसे पूछ लेगा तो फंक्शंस क्या है, पहला फंक्शन है आपका मॉनिटरिंग, कि हर दुनिया में रिलीजियस फ्रीडम है भी या नहीं, धर्म को लेकर लोगों के पास में छूट है या नहीं। दूसरा, पॉलिसी रिकमेंडेशंस, कि भाई देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में किसी रिलीजियस को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, किसी रिलीजन को, तो यहाँ पर ये पॉलिसी रिकमेंडेशन होता है, और ये रिकमेंडेशन US प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और US कांग्रेस को देने का काम करती है USCIRF। और ये रिकमेंडेशन ऑब्वियसली कोई बाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो कह दिया वो US प्रेसिडेंट को मानना ही होगा, वो US प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो माने या ना माने। तो हर साल यहाँ पर ये एनुअल रिपोर्ट आती है, याद रखिएगा, और ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न को खोजते हैं, जिस देश में आप कह सकते हैं कि रिलीजन को लेकर, रिलीजन को परफॉर्म करने को लेकर ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, तो उसकी हर साल यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती है। और याद रखिएगा, ये USCIRF लेकर आता है। बस इतना ही याद रखना है, एग्जामिनेशन में और कुछ यहाँ पर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न क्या होता है ये याद रखना है। इंडिया को यही इन्होंने एक डेजिग्नेशन दे दिया, भारत ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। यह है कुछ रिविजन पॉइंटर जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलें आगे आते हैं। अब हैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने बोला था स्टार्टिंग में पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि आपको मज़ा आएगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आपको मिलेंगे छोटे छोटे प्रश्न। इसके आंसर आपने देने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। शुरू हो जाओ, कमेंट सेक्शन सभी लोग ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 डालो, क्वेश्चन नंबर 2 डालो और उसके आंसर लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने ये प्रेजेंट है। प्रश्न कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स।
एडीसी को लेकर आपके सामने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो एडीसी है इसको बनाया गया है 5th शेड्यूल के अंदर। दूसरा, ये एडीसी किसी भी चीज़ को लेकर कानून बना सकते हैं, इवन ये रिजर्व फॉरेस्ट पर भी लॉज बना सकते हैं। तीसरा, जो गवर्नर होता है ये कुछ मेंबर्स को, यानी इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कुछ मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो बताएं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। चलें अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न बात करता है एक्सरसाइज सी ड्रैगन के बारे में। ये जो अभ्यास है सी ड्रैगन, ये प्राइमरीली किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये आपने बताना है। क्या ये साइबर वॉरफेयर है, क्या ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, या ये स्पेस डिफेंस है, या कोई मिसाइल टेस्टिंग है। बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है एमिक्सिन्स को लेकर। जो एमिक्सिन्स हैं ये प्राइमरीली बने हैं, कंपोज हुए हैं कौन कौन से एलिमेंट से ये बताना है। क्या ये नोबल गैसेस हैं, क्या ये ट्रांजिशन मेटल्स विद कार्बन नाइट्रोजन है, क्या ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, या फिर ये केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो क्या है दोस्तों ये एमिक्सिन्स, बताएं ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में सही ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट है एग्जैक्टली ये फ्लोटिंग लाइडार बायो सिस्टम के बारे में बात हो रही है। ये जो सिस्टम है इसको हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए ये आपने बताना है। क्या इस फ्लोटिंग लाइडर का इस्तेमाल किया जाता है समुद्र के अंदर खारेपन को मेजर करने के लिए, या समुद्र के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं स्पेशली उनको ट्रैक करने के लिए, या फिर जो विंड कंडीशंस हैं समुद्र के ऊपर उनको मेजर करने के लिए, या फिर जो अंडर वाटर अर्थक्वेक्स आते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। तो ये लाइडर किस लिए है बताएं ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग द कलिंजर फोर्ट। कलिंजर फोर्ट जो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है ये कौन से स्टेट में पर्टिकुलरली लोकेटेड है आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। बेसिक तौर पे हम एक टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये जो टर्म है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इस टर्म को यूज किया जाता है किस बॉडी के थ्रू ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, या अमनेस्टी इंटरनेशनल, या यूएससीआईआरएफ, या फिर वर्ल्ड बैंक। चलिए लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को। मज़ा आएगा देखने में कि आप लोगों ने कितने अच्छे से कितने सही तरीके से चीज़ों को सुना है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों आप लोगों से इनके आंसर्स दीजिएगा, पता चलेगा कौन कौन रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस के अंदर में पार्टिसिपेट करता है, रेगुलर बेसिस पे सेशंस को अटेंड कर रहा है। क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत काम के हैं, आपके प्रेपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ये सेशन ही प्रीलिम्स बूस्टर की तरह है, किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, लेकिन तैयार स्पेसिफिकली यूपीएससी और स्टेट पीएससी को देखते हुए रेडी किया गया है। बाकी अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ये मॉर्निंग में डेली बेसिस पे 5:30 बजे सेशन आपको मिल जाता है, तो 5:30 बजे रेडी रहा करो एक अल्टीमेट सेशन के लिए। उसके बाद लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बीच में एक और लाइव डिस्कशन होता है, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर का। सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा यूट्यूब पे आप चेक करो, सबसे इंटरेस्टिंग वे में हम न्यूज़पेपर कवर करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं हाथों हाथ कि उसमें से क्या क्या चीज़ें लिखनी है। वहाँ पर भी ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट करते हैं। तो प्लीज़ आप उस सेशन को भी अटेम्प्ट कीजिए। आपका जो फोमो है ना, जो कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर होता है कि भाई ये चीज़ ना छूट जाए मेरी, आपकी कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, गारंटी है, अगर ये 2 सेशन आप लेकर चल रहे हैं अपने प्रेपरेशन के अंदर तो। ठीक है, करंट अफेयर्स आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।